हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं परमाणु का बोहर मॉडल। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। एक मॉडल था रदरफोर्ड, उस मॉडल की क्या कमियां थी वो मैंने आपको बताई थी। उसमें जो सबसे बड़ी कमी थी, वो सबसे बड़ी कमी कौन सी थी? परमाणु का स्थायित्व। जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ी कमी वो कौन सी थी? परमाणु का स्थायित्व सबसे बड़ी कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक है नील्स बोहर ने 1913 में, ध्यान रखना इसको दूर करने के लिए, कब? 1913 में अपना परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया। और ध्यान रखना, इसने क्वांटम सिद्धांत का उपयोग लिया। इसने क्वांटम सिद्धांत का क्या किया? उपयोग किया। ध्यान रखना, रदरफोर्ड की जो कमियां थी उन कमियों में 2 संशोधन प्रस्तुत किए। ध्यान रखना, रदरफोर्ड की कमियों को लेके रदरफोर्ड के मॉडल में 2 संशोधन प्रस्तुत किए। ध्यान रखना, रदरफोर्ड की कमियों को ध्यान में रखते हुए, कमियों को ध्यान में रखते हुए 2 संशोधन प्रस्तुत किए। 2 संशोधन प्रस्तुत किए। ये किसने प्रस्तुत किए? रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किए। क्या? नील्स बोहर ने प्रस्तुत किए। वैज्ञानिक का नाम क्या है? नील्स बोहर। ध्यान रखना, और ध्यान रखना 1922 में इन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। ध्यान रखना, 1922 में अपने संशोधनों के लिए नील्स बोहर को क्या मिला? नोबेल प्राइज भी मिला। ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें इन्होंने समझाई थी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? पहला संशोधन, इन्होंने ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का क्या किया? क्वांटीकरण किया। ध्यान रखना, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का क्वांटीकरण किया, क्वांटाइजेशन। ध्यान रखना, इन्होंने बताया फिक्स, इन्होंने क्या बताया? कक्षाओं का क्वांटीकरण किया, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहां इनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। मतलब इन्होंने अभी उस पूरे को मैं आगे जब परिकल्पना है तब और डिटेल में लूंगा। अभी संशोधन क्या उसको समझो। अर्थात क्या ये क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं, नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। स्टेबल ऑर्बिट, स्थायी कक्षाएं कहते हैं। और ध्यान रखना, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, L, कोणीय संवेग L होता है। वैसे h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ये इन्होंने पूरा अपना एक संशोधन क्या किया? प्रस्तुत किया। ध्यान रखना, इसको मैथमेटिकली मैं आगे बताऊंगा। ध्यान रखना, तो सबसे पहली बात इन्होंने ये बताई। और ध्यान, तो पहली परिकल्पना ये। दूसरी परिकल्पना क्या है कि स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, अर्थात परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। अब इसमें और भी बातें हैं, इसको मैं लिखता हूँ, जगह नहीं है। अब ऊपर वाली चीज को मैं इरेज कर रहा हूँ, ऊपर की जो लाइन लिखी है मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसमें आगे बात कर रहे हैं
मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं खाली। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, अर्थात परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। इसको कैसे लिखेंगे कि आगे देखो, इलेक्ट्रॉन जब निम्न कक्षा से इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा प्राप्त करता है, अब किसी कारण से इलेक्ट्रॉन को क्या होगी, ऊर्जा मिल गई, अब वो चक्कर लगा रहा है, कोई ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण नहीं कर रहा है। पर इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा प्राप्त करता है तब वह उच्च कक्षा में चला जाता है। कहां चला जाता है, उच्च कक्षा में। उस कक्षा को या उस कक्षा को उत्तेजित कक्षा या अवस्था कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। उसे क्या कहते हैं, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से पुनः मूल अवस्था में आता है, उत्तेजित अवस्था से पुनः मूल अवस्था में आता है, मूल अवस्था में आता है, उत्तेजित अवस्था से पुनः मूल अवस्था में आता है, तब वह विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है। ये चीजें अब इसको हम मैथमेटिकली समझेंगे आगे। अभी ये इसने दो संशोधन प्रस्तुत किए। पहला तो इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का क्वांटीकरण किया, और दूसरा उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। कौन सी कक्षा में, स्थायी कक्षा में। स्थायी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तब वह ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण नहीं करता। इसको नोट कर लो। इसी आधार पे हम लोग पढ़ेंगे बोहर की परिकल्पनाएं। इस आधार पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोहर की परिकल्पनाएं। ध्यान रखना। तो पहले आप इस चीज को नोट कर लो, फिर मैं बोहर की परिकल्पनाओं की बात करता हूँ। अभी मार्कर में पढ़ लेते हैं, इसके बोहर की परिकल्पनाओं की बात करते हैं। अब देखो, हम बात करते हैं बोहर की परिकल्पनाएं। बोहर की परिकल्पनाएं, तीन परिकल्पनाएं। उन तीन परिकल्पनाओं पे अलग अलग फॉर्मूलों की बात करेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं, बोहर की परिकल्पनाएं। क्या हेडिंग है, बोहर की परिकल्पनाएं। तो सबसे पहली परिकल्पना की बात करते हैं। पहली परिकल्पना क्या है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, कोई विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, और उनको चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलाम आकर्षण बल से प्राप्त होता है। इसको समझते हैं। देखो पहले लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए, बिना विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन किए चक्कर लगाते हैं। बिना विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन किए चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, ये हमारा मेन पॉइंट। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होता है, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले कूलाम आकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है। ध्यान रखना, कौन सा बल, कूलाम आकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है। अब इसको समझते हैं अच्छे से। प्राप्त होता है, पूरा मैथमेटिकली समझते हैं कि जब वो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक में क्या होता है, धनावेश होता है। समझते हैं इसको। देखो
ये अपना नाभिक है और ये है इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इनके मध्य क्या लगेगा, कूलाम आकर्षण। ये इसकी त्रिज्या मान ली r। ठीक है, तो ध्यान रखना कूलाम आकर्षण बल, इसको FC लिखते हैं, क्या हो जाएगा K इंटू ZE बटा R स्क्वायर। क्या आ गया, इसको इस मार्केट में दिख नहीं रहा है, क्या लिखते हैं इसको, K इंटू ZE अपॉन क्या आ गया R स्क्वायर, या FC हो गया KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ध्यान रखना समीकरण। और यहाँ पर Z क्या है, Z है परमाणु क्रमांक। क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर्मूला होता है FC बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ध्यान रखना Q1 की जगह क्या होगा यहाँ पे ZE और Q2 की जगह क्या हो जाएगा E। और Z क्या है, Z है परमाणु क्रमांक, क्योंकि नाभिक में धनावेश है, नाभिक में क्या है धनावेश। और कितना हो जाएगा, Z प्रोटॉन हो गए, जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो ZE इंटू ई, तो K क्या हो गया K ZE स्क्वायर बटा R स्क्वायर। और हमें क्या बोला है, हमें बोला है अभिकेंद्रीय बल। और जब भी कोई कण वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है अभिकेंद्रीय बल, और वो कितना होता है, वो क्या हो जाएगा, इसको FQ लिख लेते हैं, आवेश के कारण बल लगना। वो कितना हो जाएगा FC बराबर mv स्क्वायर बटा r। क्या होगा mv स्क्वायर बटा r। m क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या हो गया वेग, r क्या हो गया त्रिज्या। और हमारा नियम क्या कहता है, अतः यहाँ से क्या हो जाएगा KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। ये हमारा पहला नियम है। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, इसको उल्टा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं mv स्क्वायर अपॉन r बराबर KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा पहला नियम है। जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होता है, कूलाम आकर्षण बल से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, कूलाम आकर्षण बल। यह बोहर की पहली परिकल्पना, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये है बोहर की पहली परिकल्पना, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं बोहर की दूसरी परिकल्पना की, बोहर की दूसरी परिकल्पना की। इसको इरेज कर रहा हूं, बोहर की दूसरी परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना क्या है, वो है उससे संबंधित, जिसको हम कहते हैं कोणीय संवेग। के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में, नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L h/2π का पूर्ण गुणज होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। ध्यान रखना, स्टेबल ऑर्बिट, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग हमेशा L बराबर क्या होगा, m इंटू वी इंटू आर। m क्या है, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या है इलेक्ट्रॉन का वेग, r क्या है पथ की त्रिज्या। और हमारा नियम क्या कहता है, नियम कहता है कोणीय संवेग बराबर nh/2π। n क्या होगा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो इसको लिखेंगे mvr बराबर nh/2π। और ध्यान रखना n को हम लोग कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या।
आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर 11th क्लास में क्वांटम संख्या है, जो सबसे पहली प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होती है वो n होती है। ध्यान रखना, n बराबर 1 मतलब पहली कक्षा, n बराबर 2 मतलब दूसरी कक्षा, n बराबर 3 मतलब तीसरी कक्षा। कक्षाओं का क्वांटीकरण, ध्यान रखना, इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करेगा, पर जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करेगा। तो इसको आप एक बार नोट कर लो। अगली परिकल्पना की बात करते हैं, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट परिकल्पना में लेता हूं आगे। अगली परिकल्पना ध्यान रखना, अगली परिकल्पना की बात करें, थोड़ी बड़ी है तो पूरा ब्लैक बोर्ड यूज करूंगा। देखो तीसरी परिकल्पना क्या है, स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण नहीं करता, अर्थात परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी कक्षा में, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, तब वह ऊर्जा का अवशोषण, और अवशोषण कब करेगा, जब वह निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में गमन करेगा, उच्च कक्षा में संक्रमण। ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन कब करेगा, जब वह उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है, तब वह ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन करता है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करेगा तब वह ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण करेगा। ध्यान रखना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और वो ध्यान रखना, अब इसको ऐसे लिखते हैं कि अब वो निम्न कक्षा से ऊपर में गया तो उसने क्या किया, ऊर्जा का अवशोषण। अब देखो, जैसे ये मान लो नाभिक है, ये है पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा को हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये है N1 और ये है N2। N1 जो है अपना वो क्या है, अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। N1 है प्रथम ऊर्जा स्तर, N2 द्वितीय ऊर्जा स्तर। इसको हम एक को मूल मान सकते हैं, एक को उत्तेजित मान सकते हैं। जब इसको ऊर्जा मिली तो ये ऊर्जा लेके कहां चला गया, ऊपरी ऊर्जा। तो उसको जब ऊर्जा मिल रही है, यहाँ पे ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो जब वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो N1 से कहां चला गया, N2। इसको हम बोल सकते हैं मूल अवस्था या प्रथम अवस्था, और ये इसको बोल सकते हैं, मूल तो नहीं बोलेंगे, मूल 0 होती है, इसको हम बोल सकते हैं उत्तेजित। मूल के लिए हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से ऊर्जा स्तर। ये उत्तेजित अवस्था हो गई। अब ध्यान रखना, अब क्या होगा, वापस जब वहां से नीचे आएगा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वापस जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तब वो क्या करेगा, तब वो ऊर्जा का क्या करेगा,
उत्सर्जन। किसके रूप में? फोटोन के रूप में। ये ध्यान रखना। तो समझना, जैसे यहाँ से इसने ऊर्जा अवशोषित की, ऊपर चला गया, वहां से वापस नीचे आया, इसने ऊर्जा का क्या किया? उत्सर्जन किया। किसके रूप में? फोटोन के रूप में। अभी मैं इसका मैथमेटिक्स फॉर्मूला लिखवाता हूँ, एक बार आप इस चीज को नोट कर लो, फिर मैं इसका मैथमेटिक्स फॉर्मूला लिखवाता हूँ। मैं ऊपर वाली लाइन को मिटा के यहाँ पर इसका मैथमेटिक्स फॉर्मूला लिख रहा हूँ। वो क्या हो जाएगा कि दोनों, जब वो ऊपर से नीचे आया तो इसकी मान लो ऊर्जा कितनी है, यहाँ पे E बराबर क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन। E बराबर क्या हो जाएगा? En2 माइनस En1। और किसके रूप में करेगा? फोटोन के रूप में। किसके रूप में? फोटोन के रूप में। तो क्या हो जाएगा? H इंटू न्यू बराबर En2 माइनस En1। और ध्यान रखना यहाँ पे न्यू क्या हो गई? न्यू हो गई फोटोन की आवर्ती, और H क्या हो गया? H हो गया प्लांक नियतांक। और प्लांक नियतांक का मान फिक्स होता है 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया? तो कुल कितनी ऊर्जा इक्वेशन मिल गई? 3 इक्वेशन मिल गई। नोट कर लो इसको बच्चों अच्छे से। तो 3 इक्वेशन हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो कुल 3 इक्वेशन मिली। इन 3 इक्वेशन पे हम लोग अलग अलग फॉर्मूलों की बात करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, ऊर्जा, वेग, इन सब की हम बात करेंगे। और बच्चों काफी सारी चीजें आपके सिलेबस में से कैंसिल हो गई है, कुछ हट गई है, तो ये मैं चर्चा करूंगा अगले लेक्चर के अंदर, जब मैं आपको सारा सिलेबस आप लोगों का आ गया है। राजस्थान बोर्ड ने आपका सिलेबस बता दिया, लगभग 30 से 35% चीजें हटा दिए, चैप्टर में से कुछ कुछ पॉइंट क्या कर दिए? स्किप कर दिए। तो एक लेक्चर में इसके ऊपर बनाऊंगा, अगला लेक्चर, जहां पर आपको मैं सारे सिलेबस की चर्चा करवाऊंगा। कौन सा सिलेबस हटवा दिया है, कौन सा नहीं हटवाया। बाकी सिलेबस आपको चाहिए तो आप स्कूल में आके आपको सारे सिलेबस की जानकारी हम लोग दे देंगे। बाकी मैं एक क्लास दूंगा जहां पर आपको जो मैंने पढ़ा है उसमें से कौन कौन सी चीजें हटा दी है और कौन सी पढ़नी हमको जरूरी भी है, यह सब चर्चाएं मैं अगले लेक्चर के अंदर करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।